हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने एसएससी एमटीएस के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक सेट हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, ये दूसरा सेट यहाँ पर होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हम लिखते हैं या जो भी आपसे बोलते हैं उसको आप नोट्स करते जाएंगे, और नोट करने के साथ जब उसका रिवीजन करेंगे तो बेहतर है कि आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतरीन हो जाएगी। और जैसे ही आप एक फ़र्क देखेंगे चीज़ों को, बिना आप लिखे या नोट किए आप चाहें कि केवल वीडियो देख लेने से आपका हो जाना है, कुछ नहीं होना है। केवल क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप करके लाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे। बस सॉरी फॉर दिस। एंड आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आप लोग कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा सेट रहने वाला है आपका, कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य राधा कृष्ण प्रेम को दर्शाता है, यानी कि विच क्लासिकल डांस शोज अबाउट राधा कृष्ण लव, यानी कि जो उनका इंटीमेसी है राधा कृष्णा की, वो किस क्लासिकल डांस में आपका दिखाया जाता है। तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा, यानी कि मणिपुरी जो डांस होता है, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, वो आपका दिखाता है राधा कृष्ण के संबंध के बारे में। और अगर बात करें ये किसके प्रसंग के बारे में है, तो जो हिंदू प्रसंग है, यानी कि हिंदू वैष्णव प्रसंग जिसको बोलते हैं, हिंदू वैष्णव प्रसंग के बारे में आपका मणिपुर नृत्य है। और मणिपुरी जो नृत्य है, इसके जनक की बात करें तो जो गुरु विपिन सिंह है, ये इसके जनक हैं। गुरु विपिन सिंह, ये भी चीज़ याद रखेंगे, गुरु विपिन सिंह इसके जनक हैं। और इससे जो संबंधित कलाकार हैं वो एक तो झावेरी बहनें हैं, झावेरी बहनों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। झावेरी बहनें हैं जो कि इससे संबंधित हैं, गुरु विपिन सिंह हो गए। इसके साथ साथ आपको चारू माथुर भी एक नाम याद रखना है, क्योंकि चारू माथुर का भी जो संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो इसमें मर्द यानी कि पुरुषों के द्वारा मणिपुरा किया जाता है मणिपुरी नृत्य, उसको चोलम बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना है, यानी कि जो यहाँ पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है मणिपुरी नृत्य, उसमें जो होता है उसका पहलू होता है वो यहाँ पर चोलम कहलाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई, और ये क्या करता है कि शास्त्रीय नृत्य हो गया, जो भी इनसे संबंधित कलाकार होते हैं इनको पुरस्कार दिया जाता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और इसकी जो स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट था वो 1953 में हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, यानी कि संगीत नाटक अकादमी जो है ये 1953 में इस्टेब्लिश करी गई। और इसके अगर आपसे पूछे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी कि अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो मुख्यालय जो है ये आपका दिल्ली में। ये चीज़ याद रखना है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और संगीत नाटक अकादमी ही है जो कि ये बताता है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि कई जगह आप लोग 9 लिखे पाएंगे, यानी कि शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 9 है, लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है वो आपका 8 बताता है, यानी कि 8 आपके हैं शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के तहत। और जो आपका संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति जो मंत्रालय के तहत क्या होता है, 9 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। और 9 शास्त्रीय नृत्य में एक आपका नया जुड़ जाता है छऊ नृत्य। और छऊ जो हो गया ये आपका वेस्ट बंगाल का भी होता है, इसके साथ साथ झारखंड का भी होता है, इसके साथ साथ होता है उड़ीसा का। वेस्ट बंगाल का जो होता है ये पुरुलिया छऊ होता है, अलग अलग इनके नाम है। पुरुलिया जो छऊ है वेस्ट बंगाल का है। उड़ीसा का है मयूरभंज छऊ, ये याद रखना है, मयूरभंज छऊ है ये उड़ीसा का है। और झारखंड की बात करें तो ये है सरायकेला, यानी कि सरायकेला जो छऊ होता है यह है झारखंड का। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखेंगे। इससे संबंधित अगर कलाकार की बात करें तो मकर ध्वज दरोगा, यानी कि जो मकर ध्वज दरोगा है इनका संबंध है छऊ नृत्य से, कई बार पूछा भी गया है। और एक नाम याद रखेंगे केदारनाथ सिंह। ये 2 नाम हैं आपको याद रखना है, छऊ से संबंधित हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि शोभा नायडू का संबंध किस क्लासिकल डांस है। शोभा नायडू इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो अगर यहाँ पर शोभा नायडू की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी कि शोभा नायडू जो हैं
इनका जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी आपको पता ही होगा कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और इससे जो संबंधित कलाकार होते हैं, देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ नृत्यों में बता दें, कुचिपुड़ी आपके शोभा नायडू संबंधित हैं। इसके कलाकार पहले आप देख लीजिए, किसी के लास्ट में आपका रेड्डी लिखा मिल जाए, चाहे आपका राजा रेड्डी हो, चाहे आपका राधा रेड्डी हो, चाहे भावना रेड्डी हो, चाहे कौशल्या रेड्डी हो, चाहे दीपिका रेड्डी हो, सारे के सारे रेड्डी वाले आपको संबंधित होंगे कुचिपुड़ी से। और अब दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते जरूर हैं आपके, लेकिन अगर आपसे उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का आपसे पूछा जाए तो सिर्फ एक होगा जो कि कथक होगा, ये होगा आपका उत्तर भारत का। और यही अगर दक्षिण भारत के आपसे पूछे जाए कितने होते हैं, तो दक्षिण भारत के कुल 60 शास्त्रीय, जहाँ पर 4 हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य, जो कि आप कुछ इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से मैप होता है इंडिया का। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, तमिलनाडु भी आएगा और केरल भी आएगा। तो केरल के 2 हो गए, एक हो गया आंध्र प्रदेश का और एक हो गया तमिलनाडु का। तो 4 शास्त्रीय नृत्य जो हैं हो जाएंगे आपके दक्षिण भारत के। एक हो गया उत्तर भारत का कथक, और जो दक्षिण आपका आपका दक्षिण यानी पूर्वी दक्षिण में आपका उड़ीसा आता है, तो पूर्वी दक्षिण का एक हो जाएगा उड़ीसा। और मणिपुर और सत्रिया की बात करें तो यह नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के 2 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। तो इस तरह से याद रखना है कि उत्तर भारत के कितने हैं, दक्षिण भारत के कितने हैं, उत्तर पूर्वी भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और दक्षिण पूर्वी में कितने, क्योंकि इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि नॉर्मल आपसे पूछ लेना आसान हो गया क्वेश्चन की तमिलनाडु का क्या है, आंध्र प्रदेश का क्या है, तो इस तरह से भी जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, ये चीज यहाँ पर आपकी हो गई है। नेक्स्ट है कि भारत में हुए प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। देखिए पहले एशियाई खेल कब हुए ये भी इम्पोर्टेंट है और कहाँ हुए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला जो एशियाई खेल है ये आपका 1951 यानी कि 1951 में खेले गए थे। और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, भारत में। ये भारत में ही पहली बार आयोजन हुआ है और भारत में हुआ था। और इसकी जो उद्घाटन करता थे यानी कि इसको उद्घाटन करने वाले थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। तो ये राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया हुआ था। और यहाँ पर अगर बात करें रैंक की भारत की जो रैंक है वो कितनी आई थी, तो भारत की जो रैंक रही थी वो दूसरे नंबर पर आई थी पहले एशियाई खेलों में। और पहले नंबर पर जो रहने वाला देश था वो था आपका जापान, यानी कि पहले नंबर पर जापान रहा था, दूसरे नंबर पर भारत की रैंक आई थी। क्योंकि भारत ने कुल 15 गोल्ड मेडल जो है प्रथम एशियाई खेलों के अंदर जीते हुए थे। इसके बाद दूसरी बार भी भारत में आयोजन यानी कि 2 बार में अब तक हो चुका है। उसके बाद भारत ने दूसरी बार आयोजन इसका किया 1982 में और 1982 में। ये था आपका 9वें नंबर का, आपका याद रखना ये कब का था, ये 9वें नंबर का था भारत में आयोजित होने वाला एशियाई खेल। और इसमें जब रैंक की बात करी जाएगी तो 5वीं रैंक भारत की आई थी इसके अंदर, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखेंगे। और लास्ट का जो अभी 2022 का कॉमनवेल्थ आपका एशियाई खेल हुआ है 2022 वाला, तो 2022 का जो एशियाई खेल है वो चीन में खेला गया है। और भारत की जो रैंक की बात करें तो रैंक इसमें भी चौथी आई है, क्योंकि कुल 107 मेडल जीते हुए हैं भारत ने, जिसके अंदर क्या है कि 160 आपके साथ जीतने में 28 यानी कि 28 जो है गोल्ड मेडल शामिल हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और उद्घाटन जो आपका समारोह हुआ था एशियाई खेलों में, इसमें हरमनप्रीत सिंह हो गए यानी कि हरमनप्रीत सिंह हो गई, और हरमनप्रीत के साथ में लवलीना बोरगोहन, इन्होंने ये उद्घाटन समारोह की ध्वजवाहक रही थी। और जब समापन हुआ था समारोह, उसमें PR श्रीजेश जो कि गोलकीपर हैं भारतीय हॉकी टीम के, ये समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हुए थे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि विधि के समक्ष समानता जो है किस देश से ली गई। देखिए इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि विधि के समक्ष समानता हो गई और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कानून बनाने का ढंग, और विधि के समान आपके जो समानता, एक समक्ष समानता होगी। जो समानता आपसे पूछी जाएगी ये UK के संविधान से ली गई यानी कि इंग्लैंड से,
और स्थापित जो प्रक्रिया है ये ली गई है जापान के देश से, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से आई है और विधि के समक्ष जो समानता है वो यूके से आई है। इसके साथ साथ यूके से और क्या लिया गया है आपका, और इंग्लैंड से आपकी ली गई है एकल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता भी है। संसदीय प्रणाली है, इसको भी लिया गया है। और आपका जापान से मैंने बता दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका क्या लिया गया, आपको नोट करते रहना एक एक चीज। ऑस्ट्रेलिया से आपकी ली गई है समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 के तहत होती है, और उसके साथ साथ प्रस्तावना की भाषा। और फ्रांस से इसके साथ में आपका स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और आयरलैंड से आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, एमपी और एमएलए जो 12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान के द्वारा। और आयरलैंड के संविधान से इसके साथ साथ डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व भी आपके लिए गए हैं। यूएसए से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से कई बार पूछा गया है। उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका और महाभियोग जैसे जो आपके टर्म है, इनको भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा से आपके संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, ये नोट कर लो। नेक्स्ट है कि फुटबॉल विश्व कप का सर्वाधिक विजेता कौन रहा हुआ था, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने जीता हुआ है। तो सबसे अगर बात करें कि पहले आपका ज़्यादा बार कौन जीता है, तो सबसे अधिक बार जीतने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील, यानी कि कुल 5 बार जो है ब्राज़ील ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता हुआ है और यही आपका सर्वाधिक विजेता आपका देश है। इसकी जो शुरुआत हुई थी अगर बात करें 1930 में, यानी कि 1930 में भारतीय फुटबॉल जो सॉरी आपका भारतीय नहीं, जो आपका फुटबॉल विश्व कप होता है इंटरनेशनल, उसकी शुरुआत 1930 में की गई। और इसकी शुरुआत 1930 में किस देश में हुई थी, तो उरुग्वे नामक देश में हुई थी और उरुग्वे ही इसका विजेता बना था और अर्जेंटीना इसका उपविजेता बना हुआ था। और अर्जेंटीना आपने देखा होगा कि 2022 में विजेता बन गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1934 में इसके बाद आपका दूसरा होता है 1934 में, जो कि इटली में हुआ था। और इटली के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इटली ही इसका विजेता भी रहा हुआ था। बाकी जो फीफा है, फीफा की अगर आप फीफा ये आपके करवाता है फुटबॉल, तो फीफा की स्थापना जो है 1904 में हुई। 1904 में इसकी स्थापना जो है पेरिस में होती है और पेरिस में इसकी स्थापना करी गई थी। बाकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में है, याद रखना है, यानी कि हेडक्वार्टर जो है फीफा का ज्यूरिक में है आपका। ये इसके साथ साथ आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में। और आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में जो है फीफा ने काम करना शुरू किया वो 1908 यानी कि स्थापना के 4 साल बाद। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु कालीन स्थल नवादा टोली जो है किस राज्य में। देखिए सिंधु कालीन जो आपके सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हुए थे वो कहाँ किस राज्य में पाए जा रहे हैं, ये कई बार पूछा जाता है। तो नवदा टोली की बात करें ये आपका मध्य प्रदेश में पाया गया था, मध्य प्रदेश में ये स्थल है, ये चीज़ याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ और आप याद रख लेंगे, इनाम गांव याद रखेंगे। देखिए इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में है, ये चीज़ आप देख लेंगे, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ कायमा जो हो गया ये भी आपका महाराष्ट्र में है। मांडा आप याद रखेंगे तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद अगर आपसे पूछ दे तो दाइमाबाद भी आपका महाराष्ट्र में। और सबसे दक्षिणतम सिंधु आपका स्थल है, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण में पाया जाने वाला स्थल है। हुलास की अगर बात करें तो हुलास जो है, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चिरांद की अगर बात करें कि चिरांद किस राज्य में है आपका, तो चिरांद आपका पाया जाता है आपका बिहार में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आगे देखेंगे, बाकी शुद्धकोदता की बात करें तो वो आपका आता है शुद्धकोदता गुजरात में आपके। नेक्स्ट है कि बांझपन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। देखिए इनफर्टिलिटी जो आपकी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। तो विटामिन ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विटामिन ई होता है ये इनफर्टिलिटी के लिए आपका जिम्मेदार होता है। और ब्लड का क्लॉटिंग यानी कि रक्त का जो थक्का नहीं जमता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है विटामिन के कारण। विटामिन आपका अगर यहाँ पर बात करें, इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है विटामिन से कि आपका विटामिन ए जो होता है ये आपका रतौंधी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी नाइट जो ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए के कारण होता है।
विटामिन बी आपका बेरी बेरी करता है। विटामिन सी जो होता है आपका, इससे आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है। और विटामिन जो डी होता है ये आपका क्या होता है, विटामिन डी से आपके क्वाशियोरकर नामक रोग यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं इनके नाम, यानी कि जो विटामिन ई आपका हो गया, इसका नाम होता है टेकोफेरोल, यानी कि विटामिन ई का अगर नाम आपसे पूछे तो टेकोफेरोल जो है ये विटामिन ई हो जाएगा। और फिलोक्विनोन आपसे बोले, यानी कि फिलोक्विनोन अगर आपसे बोले तो फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का हो जाएगा। विटामिन ए का जो है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का जो होता है वो थायमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई टेकोफेरोल और विटामिन आपका के जो है वो हो जाएगा फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है कि भारत की मानक जो समय रेखा है वो कितने राज्यों से जाकर के गुजरती है, यानी कि यहाँ पर आपसे कर्क रेखा नहीं पूछी, देखिए आपसे मानक समय रेखा पूछी है। तो ये गुजरती है कुल 5 राज्यों से। ये 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद में आपका मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आपका आता है आंध्र प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों से आपकी भारत मानक का जो मानक समय रेखा गुजरती है, कुल 5 राज्यों से। लेकिन अगर आपसे कर्क यानी कि लाइन ऑफ कैंसर आपसे पूछे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये कुल गुजरती है जाके 8 राज्यों से। याद रखना है, जो कि आपको ट्रिक भी पता होगी मित्र पर गमछा छार वाला, तो वो आप लोगों को पता होगा कि कितना क्या होता है, कौन कौन सा। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से और मानक समय रेखा 5 राज्यों से। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी। देखिए पहली चीज तो भिलाई जो आपका इस्पात संयंत्र है ये आता है आपका छत्तीसगढ़ में, ये चीज याद रखना है, छत्तीसगढ़ में आता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1959 में आपकी की गई थी। स्थापना 1959 में की गई थी और मदद करने वाला देश था रूस, यानी कि रूस था आपका। यानी कि भिलाई आप समझिए, भिलाई से आप भेलपूरी समझ लीजिए, यानी कि भेलपूरी कोई मांग रहा है और उसको नहीं मिली तो वो रूस जाएगा, आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। यानी कि भिलाई रूस, यानी कि भेलपूरी मांगने पर नहीं मिली तो वो रूस गया, तो ये आपका हो जाएगा भिलाई का। और 1959 यानी 1959 में स्थापना इसकी हुई थी। और 1959 में एक और की स्थापना हुई जो कि राउरकेला की, यानी कि जो राउरकेला है इसकी स्थापना जो हुई उड़ीसा में, ये भी आपकी 1959 में हुई और ये हुई थी आपकी जर्मनी में। ये चीज़ याद रखना है, यानी कि जर्मनी में जो है आपका ये आपका, यानी कि जर्मनी आप जाम में फंस गए, मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, जाम में फंस गए, आपको बहुत भूख लगी तो आपने केला खाएंगे, आपके पास कुछ खाने को नहीं, जाम में फंस जाएंगे, खाना भी नहीं, घर पहुंचना है, तो आपको केले आपके पास रखे हुए थे, आपने वो खा लिया। यानी कि राउरकेला जर्मनी, जब आप जाम में फंसेंगे तो क्या करेंगे, आप अपने पास रखे हुए केले खा लेंगे। तो ये आपका हो गया जर्मनी, और ये भी 1959 में ही आपका हुआ था। और इसके बाद आपका आता है दुर्गापुर, आपको याद रखना है दुर्गापुर कब हुआ, ये 1962 में हुआ था। और ये आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आता है। और इसमें मदद करने वाला क्या था कि आपके ब्रिटेन देश था, यानी कि ब्रिटेन की मदद से जो है आपका दुर्गापुर की आपकी स्थापना करी गई थी। तो याद रखना है, तो दुर्गा से आपका क्या करना है, दुर्गापुर से आपकी दुर्गा पूजा, और ब्रिटेन से मतलब बहुत, यानी कि ब्रिटेन से क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दुर्गा पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। तो तीनों आपको याद रखना है किस देश की मदद से और किस साल ये हुआ था। नेक्स्ट है कि कोक बरोक किस राज्य की भाषा है। देखिए कोक बरोक की भाषा की बात पूछे, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ये त्रिपुरा की भाषा है कोक बरोक, ये चीज़ याद रखना है, त्रिपुरा की भाषा है कोक बरोक। और इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्य आपके हैं उत्तर पूर्वी, ये आपके क्या हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, इनको आपका 7 सिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ रखा होगा 7 बहनें, यानी कि 7 सिस्टर इनको कहा जाता है। और 7 सिस्टर कहा जाने में आपका सिक्किम भी आपका उत्तर पूर्वी आता है, लेकिन इसको 7 सिस्टर में नहीं गिना जा सकता। कई बार पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है 7 सिस्टर में नहीं आता, तो सिक्किम ऑप्शन में देते हैं, सिक्किम नहीं आता है। और ये जो नाम है 7 सिस्टर, ये दिया किसके द्वारा गया था, तो ज्योति प्रसाद शौकिया है, यानी कि एक पॉलिटिशियन थे ज्योति प्रसाद शौकिया, उनके द्वारा जो है
ये नाम दिया गया सेवन सिस्टर 1972 यानी कि 1972 के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेलों का 2022 में जो है भारत के अंदर आपका जो है स्थान क्या रहा हुआ था, ये आपसे पूछा गया। और 2022 का आपको पता ही होगा कि जो 2022 का है आपका, ये खेले गए थे बर्मिंघम में, यानी कि बर्मिंघम के अंदर जो है आपके खेले गए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम। पहले आपके 1930 में खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा के अंदर। भारत में सिर्फ एक बार खेले गए हैं 2010 के अंदर, जो कि नई दिल्ली में। और आपके सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर राष्ट्रमंडल खेले गए हैं अगर इनकी बात करें तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार खेले गए हैं, कुल 5 बार खेले जा चुके हैं। और जो 2022 में हुआ था आपका कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भारत की रैंक आपसे पूछी तो भारत की रैंक जो रही हुई थी वो 4 रैंक रही हुई थी, क्योंकि टोटल जो है 61 पदक भारत ने जीते हुए थे, जिसके अंदर 22 गोल्ड आपके शामिल थे, बाकी 16 आपके सिल्वर शामिल थे और 23 आपके ब्रॉन्ज शामिल थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। एक एक फैक्ट मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उसको नोट करते हुए चलते हैं और उसका ही रिवीजन कर लेते हैं तो एसएससी, एमटीएस और जीडी जैसे एग्ज़ाम आपके लिए कुछ नहीं होंगे, आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। आपको बिल्कुल ये लगेगा कि जीके कुछ है ही नहीं एसएससी, एमटीएस और आपके एसएससी, जीडी के लिए। बस आपको थोड़ा सपोर्टिव रहना है कि आपको नोट्स करते हुए आपको चलना है, नोट्स बना लेना है, यानी नोट करना है सारी चीज़ें जो भी मैं बताता हूँ आपको। तो नोट्स करेंगे, आप बनाएंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ाने पर पीएच मान में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए पीएच मान क्या होता है, ये किसी चीज़ का एसिड या बेस के बारे में बताता है, यानी कि अम्लीय जो परीक्षण होता है, अम्लीय परीक्षण करने के लिए क्या होता है, पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। और 0 से 7 के बीच में जो होता है मान, यानी कि 0 से ज़्यादा और 7 से कम, ये आपका होता है अम्ल यानी कि एसिड को बताता है। और जैसे ही आपका 7 होता है तो उदासीन हो जाता है, और 7 से लेकर के जो 14 तक आपका क्षार यानी कि बेस को बताता है। और इसी के साथ इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी कि पीएच मान दिया किसने, तो उनका नाम था सोरेनसन। कई बार ये भी पूछा जाता है पीएच मान की खोज किसने करी, तो खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके सोरेनसन। और ये पूछा है कि ताप बढ़ाने पर पीएच मान में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि जो पीएच मान होता है वो घटता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, किसी भी चीज़ का पीएच मान आपका घटता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आगे, एग्ज़ाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। देखिए एग्ज़ाम वॉरियर्स की बात करें तो इसके लेखक हैं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इसके लेखक हैं। इनकी ये काफ़ी बुक पॉपुलर रही है, कई बार एग्ज़ाम में आई है एग्ज़ाम वॉरियर। इसके साथ साथ और भी आपको याद रखना है साक्षी भाव। साक्षी भाव जो है वो भी इनकी है। लेटर्स टू मदर भी कई बार पूछा गया, यानी कि लेटर्स टू मदर किसकी पुस्तक है, यानी किसके द्वारा लिखी गई, तो वो भी लिखी गई है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एक और बुक जो लगातार पूछी जाती है वो है सोशल हारमोनी, यानी कि सोशल जो हारमोनी है वो लिखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और नरेंद्र मोदी अब की जो बायोग्राफी, यानी कि नरेंद्र मोदी अब बायोग्राफी जो लिखी है उस लेखक का नाम है एनडी मैरिनो। ये भी याद रखना है कि नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल जो है बायोग्राफी किसने लिखी है, तो वो एनडी मैरिनो ने लिखी है, याद रखना है। यानी कि नरेंद्र मोदी जो बायोग्राफी है वो एनडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजल की रानी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है आपका पूछा गया, गजल की रानी वाला एमटीएस जैसे एग्जाम में। बेगम अख्तर इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बेगम जो अख्तर हैं इनको गजल ए रानी कहा जाता है, यानी गजल की रानी, क्वीन ऑफ गजल इनको कहा जाता है। इसके साथ साथ गजल से कुछ और लोग संबंधित हैं। एक तो आपके हो गए मन्ना डे, ये भी गजल से संबंधित है अगर आपसे पूछे। पंकज उदास को आपको दे लेते हैं कि पंकज उदास किससे संबंधित हैं, तो ये भी आपके संबंधित है गजल से। और एक आपको याद रखना है जगजीत सिंह नाम प्रचलित है, यानी कि ये कई बार पूछा भी गया। जगजीत सिंह क्या करते हैं, यानी कि किससे संबंधित है, तो इनका भी संबंध गजल से है। और 2003 में जो है जगजीत सिंह को पद्म भूषण मिला हुआ था, ये चीज़ नोट कर लेंगे।
और इसके साथ साथ आपको ये याद रखने का एक सॉन्ग कई बार पूछा जाता है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जो आप देखते होंगे किसी की डेथ होती है तो उसमें लोग स्टेटस और स्टोरी में लगा देते किसी की चिट्ठी ना कोई संदेश। तो ये जो गज़ल है ये भी जगजीत सिंह के द्वारा दिया गया था और इनको 2003 में आपका मिला है पद्म भूषण। तो ये थे आपके, मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं एमटीएस के लिए आपके बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बताया है। उसके साथ साथ आपको जीडी 2025 के लिए बिल्कुल रामबाण है। अगर आप अभी से तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। अब फैसला आपका है कि आप तैयारी करते हैं या आप पीछे रह जाते हैं बाकी सारे बच्चों से। तो आपको तैयारी करनी है, आपका फैसला है, मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। हर अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी मैंने करवा दिया, आई होप कि नोट्स वगैरह बनाते होंगे। और कौन बना रहा है सच बता देना, अगर आप बताएंगे तो शायद मैं सुनना भी चाहता हूँ, कोई कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, प्रॉपर नोट कर रहा हूँ चीज़ों को, और बेनिफिट मिलेगा 101%, ये मेरी गारंटी है। इसको नोट कर लेना, चाहे एमटीएस एग्ज़ाम में बैठना, चाहे आप जीडी के एग्ज़ाम में। बाकी आपसे मुलाकात होगी फिर कल तीसरे वीडियो में। ये दूसरा इसी तरह पार्ट आपके लिए आते रहेंगे, और तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।